तो आज आपको अनुपात और समानुपात के बारे में बताएंगे। ठीक है, आपकी फर्स्ट ईयर के लिए अनुपात समानुपात बहुत उपयोगी है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले हम अनुपात किसे कहेंगे, अनुपात किसे कहेंगे वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनुपात जब हम किसी संख्या को x बटे y के रूप में लिखते हैं, किसी संख्या को x बटे y के रूप में लिखते हैं तो उसको हम अनुपात कहते हैं, है ना। ठीक है, अनुपात का मतलब है कि हम दो सजातीय राशियों के बीच में आपसी संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? आपसी संबंध, है ना। तो दो सजातीय या एक जैसी राशियों के बीच आपसी संबंध बताने को हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। ठीक है, तो अनुपात का मतलब क्या हो गया? अनुपात या रेशो, इसका मतलब क्या हो गया? दो सजातीय राशियों के बीच आपसी संबंध बताने के तरीके को हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। अनुपात के लिए इसका जो चिन्ह है, चिन्ह क्या है इसका? इस प्रकार से दो बिंदी, ये अनुपात का चिन्ह है ना। चिन्ह क्या हो जाएगा इसका? दो बिंदी। ठीक है, ऊपर नीचे जो दो बिंदी लगा है ये किसका चिन्ह है? अनुपात का। तो अनुपात जो है दो सजातीय राशियों के बीच आपसी संबंध बताने का एक तरीका है। ठीक है, तो सजातीय राशियों के बीच आपसी संबंध बताने को हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। ठीक है, अब अनुपात के प्रकार में आप देखेंगे कि अनुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशो, टाइप्स ऑफ रेशो। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे, पहला इसका ये पहला प्रकार है सरल अनुपात। क्या है ये? सरल अनुपात, सिंपल रेशो। सिंपल रेशो। ठीक है, तो अनुपात में आपने दो पद होते हैं, है ना। अनुपात में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। यदि दोनों पद आपस में अभाज्य हो, कैसे हो? आपस में अभाज्य हो, तो ऐसे अनुपात को हम जो है सरल अनुपात या सिंपल अनुपात कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये a अनुपात b, a अनुपात b, यदि ये दोनों पद कैसे हो? आपस में अभाज्य हो। a अनुपात b बराबर मान लीजिए आपका 2 अनुपात 3। अब यहाँ ना तो 2 का 3 में भाग जा रहा है पूरी तरह से, ना तो 3 का 2 में पूरी तरह से भाग जा रहा है ना। पूरी तरह से जाना का मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो ऐसे अनुपात को जो है हम कौन सा अनुपात कहेंगे? सरल अनुपात। ठीक है, सिंपल अनुपात। ठीक है, दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा हमारा? मिश्रित अनुपात। दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा हमारा? मिश्रित अनुपात, या इसको हम बोलेंगे कंपाउंड रेशो। क्या बोलेंगे इसको? कंपाउंड रेशो, है ना। एक ही अनुपात में, जैसे आपके दो अनुपात हैं, यहाँ पे a अनुपात b, ठीक है। तो अब ये मिश्रित अनुपात यानी दो अनुपातों को मिश्रित करके जो अनुपात बनता है, दो अनुपातों को आपस में मिश्रित करने से जो अनुपात बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रित अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यदि आपके पास में a अनुपात b है तथा दूसरा अनुपात हमारे पास में c अनुपात d है, तो इनके जो प्रथम पद है, इनका जो प्रथम पद है, इनका गुणनफल और द्वितीय पदों का गुणनफल से जो नया अनुपात हमको प्राप्त होगा उसको हम कौन सा अनुपात कहेंगे? मिश्रित अनुपात। ठीक है, तो इसका मिश्रित अनुपात क्या हो जाएगा आपका? a इंटू सी b इंटू अपॉन b इंटू डी, यानी ये क्या हो गया आपका? AC अनुपात BD। ठीक है, अनुपात को हम बटे में भी लिखते हैं, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? AC बटे
BD, या इसको हम लिख सकते हैं AC अनुपात BD। ठीक है, तो ये द्वितीय प्रकार का हमारा अनुपात हो गया मिश्रित अनुपात। ठीक है, तृतीय प्रकार के अनुपात में बहुत प्रेस करना पड़ता है इसमें। तृतीय प्रकार का जो अनुपात है हमारा, ये है विलोम अनुपात। कौन सा अनुपात? विलोम अनुपात, या इसको हम बोलेंगे इनवर्स रेशो। ठीक है, तो अनुपात के पदों को यदि हम आपस में बदल दें, आपस में चेंज कर दें, तो जो हमको नया अनुपात प्राप्त होगा उसको हम कौन सा अनुपात कहेंगे? विलोम अनुपात कहेंगे। ठीक है, जैसे आपका A अनुपात B है, A अनुपात B है, तो A अनुपात B का जो विलोम अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? B अनुपात A। यानी इसके पदों को हम आपस में क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, बदल देंगे, आपस में बदल देंगे, है ना। अंश को हर में ले देंगे और हर को अंश में ले देंगे, तो जो हमको नया अनुपात प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? दिए गए अनुपात का विलोम अनुपात कहलाएगा। ठीक है ना। चौथा अनुपात है हमारा वर्गानुपात। वर्गानुपात, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रेशो। वर्गानुपात एक ही अनुपात, एक ही प्रकार के अनुपात को जब हम मिश्रित करके नया अनुपात प्राप्त करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्गानुपात। ठीक है, जैसे आपका A अनुपात B है, A अनुपात B है, तो इसी अनुपात के साथ इसको हम क्या करेंगे? मिश्रित करेंगे। A अनुपात B इंटू A अनुपात B, है ना, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा वर्गानुपात कहलाएगा। ठीक है, वर्गानुपात था हमारा, वो था वर्गानुपात, है ना। तो वर्गानुपात में हम क्या करते हैं कि एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात को उसी अनुपात के साथ हम क्या करते हैं? संयोजित करके जो नया अनुपात बनाते हैं उसको हम वर्गानुपात कहते हैं। जैसे आपका A अनुपात B है, A अनुपात B को हम क्या करेंगे? इसी अनुपात के साथ में संयोजित करना है, इसी अनुपात के साथ में मिश्रित करना है। यानी A अनुपात B को हमको किसके साथ में संयोजित करना है? A अनुपात B के साथ में संयोजित करना है। मैंने अभी आपको बतलाया था मिश्रित अनुपात या संयोजित अनुपात, जिसमें हम अनुपात के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल से जो नया अनुपात प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मिश्रित अनुपात या संयोजित अनुपात। तो A अनुपात B हमको इसी अनुपात के साथ में इसको संयोजित करना है, तो ये हमारा A प्रथम पद, इसका भी प्रथम पद A का A इंटू A बराबर क्या हो जाएगा हमारा? A स्क्वायर, है ना। तो इसका क्या हो गया? A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर। तो ऐसे अनुपात को हम कौन सा अनुपात कहेंगे? वर्गानुपात कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके अनुपात। अब हम बात करते हैं समानुपात की। समानुपात, समधन अनुपात। समानुपात दो शब्दों से मिलकर बना है समधन अनुपात, यानी जब दो समान अनुपात आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। ठीक है, जब दो अनुपात आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? समानुपात। अर्थात दो अनुपातों की बराबरी को हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो समानुपात, समानुपात, और समानुपात को इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। तो समानुपात, समधन अनुपात, यानी दो अनुपातों की बराबरी को हम क्या बोलेंगे? समानुपात बोलेंगे। अब समानुपात का चिन्ह, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? चिन्ह
अनुपात में हम 2 बिंदी का इस्तेमाल करते थे अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए। समानुपात को प्रदर्शित करने के लिए हम इस प्रकार की 4 बिंदी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये चिन्ह हो जाएगा काय का, हमारा समानुपात का। तो समानुपात के को प्रदर्शित करने के लिए हम ये 4 प्रकार की बिंदी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये समानुपात का चिन्ह हो गया, है ना। अब समानुपात के प्रकार, समानुपात के प्रकार, तो समानुपात के प्रकार या टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन या प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे पहला हमारा क्या हो जाएगा, वित्तानुपाती या वितत समानुपाती। वित्तानुपाती या इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, यदि 3 राशियां इस प्रकार से आपस में 3 प्रकार की राशियां इस प्रकार की हों कि यदि A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, 3 प्रकार की राशियां या 3 राशियां इस प्रकार की हों कि A अनुपात B अनुपात C, तो ये कौन सा अनुपात कहलाएगा, हमारा वित्तानुपाती, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्योंकि इसको हम जो समानुपात के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। ठीक है, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। तो इस प्रकार में के जो अनुपात होंगे ये क्या कहलाएंगे, हमारे वित्तानुपाती या वितत समानुपाती। और ये जो राशियां हैं ये कौन सी राशियां कहलाएंगी, वितत समानुपाती राशियां कहलाएंगी, है ना। यानी प्रथम और द्वितीय राशियों का अनुपात द्वितीय और तृतीय राशि के अनुपात के बराबर हो तो ऐसी राशियों को हम कौन सी राशियां कहेंगे, वितत अनुपाती राशियां कहलाएंगी, है ना। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में दूसरा समानुपात का प्रकार है अनुलोम समानुपाती। अनुलोम समानुपाती या इसको हम सीधा समानुपाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सीधा समानुपाती। अनुलोम समानुपाती या सीधा समानुपाती या इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। तो अब ये सीधा समानुपाती क्या होगा, जहां एक राशि के बढ़ने पर या घटने पर उससे संबंधित दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है तो उसको हम सीधा समानुपाती कहते हैं। क्या कहेंगे, उसको हम सीधा समानुपाती कहेंगे, है ना। तो 2 राशियां इस प्रकार से आपस में संबंध हो कि एक राशि के बढ़ने पर उससे संबंधित दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती हो तो उसको हम कौन सा समानुपाती कहेंगे, सीधा समानुपाती कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में मान लीजिए ये पेन है और पेन का ये मूल्य है, मान लीजिए एक पेन आपकी 10 रुपए की आ रही है तो 2 पेन कितने की आएगी, 20 रुपए की आएगी, है ना। 3 पेन कितने की आएगी, 30 रुपए की आएगी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक राशि का मान कैसे कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, है ना। तो उससे ये दूसरी राशि, उससे संबंधित दूसरी राशि क्या है, उसका मूल्य है। तो मूल्य भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम संख्या बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका मूल्य भी बढ़ते जा रहा है ना। एक पेन का मूल्य 10 रुपए है, 2 पेन का मूल्य 20 रुपए है, 3 पेन का मूल्य 30 रुपए है। तो जैसे जैसे हम पेनों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, उनका मूल्य भी बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे समानुपाती को हम क्या कहेंगे, सीधा समानुपाती।
ठीक है। और जैसे जैसे हम पेनों की संख्या घटाते जाएंगे उनका मूल्य भी घटते जाएगा, है ना। 3 पेनों का मूल्य 30 रुपये, 2 पेनों का मूल्य 20 रुपये, 1 पेन का मूल्य 10 रुपये। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम घटाते जा रहे हैं एक राशि को, तो उससे संबंधित दूसरी राशि भी कैसी हो रही है, घटते जा रही है, ठीक है। तो ये कौन सा समानुपाती कहलाएगा, सीधा समानुपाती या अनुलोम समानुपाती, ठीक है। तीसरे प्रकार का समानुपात है हमारा विलोम समानुपाती। तीसरा समानुपाती क्या है हमारा, विलोम समानुपाती, या उसको हम बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। बढ़ रही है, पुस्तकों का मूल्य बढ़ते जा रहा है ना भाई, कि भाई 2 पुस्तकों का मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये, 3 पुस्तकों का मूल्य कितना हो गया, 150 रुपये, 4 पुस्तकों का मूल्य कितना हो गया, 200 रुपये। यहाँ हमने क्या किए, पुस्तकों का मूल्य बढ़ाते गए। जैसे जैसे हम पुस्तकों की संख्या बढ़ाएंगे तो उसका मूल्य भी बढ़ते जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बताया मैंने, पेन के एग्जाम्पल से बताया था, पुस्तक के एग्जाम से समझ लीजिए, ठीक है। समानुपात में लिखो ना, समानुपात में क्या लिखेंगे, जैसे आप बोल रहे हो पुस्तक 50 रुपए की, हाँ 400 की हो रही है, हाँ समानुपात में कैसे लिखेंगे, हाँ समानुपात में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बतलाए थे आपको, ये पेन और ये दाम, एक पेन का मूल्य कितना है, 10 रुपये, 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपये। यहाँ क्या हो रहा है, ये नीचे से संख्या बढ़ते जा रही है, ऊपर से नीचे संख्या बढ़ते जा रही है, दाम भी क्या बढ़ रहा है, ये ऊपर से नीचे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1 अनुपात पेनों का मूल्य समानुपात 10 अनुपात 20, ठीक है। ये इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। यदि आपको इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ पे कि भाई 1 पेन का मूल्य या 1 पेन का दाम 10 रुपये है, तो 2 पेनों का मूल्य कितना होगा, तो हम उसको मान लेंगे x रुपये। 2 पेनों का मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो हम क्या मान लेंगे उसको, 2 पेनों का मूल्य कितना है, x रुपये, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 पेनों का मूल्य x रुपये, ये 20 की जगह में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, x रुपये। 1 अनुपात 2, 10 अनुपात x। अब समानुपात में क्या होता है, समानुपात में 4 पद होते हैं, समानुपात में कितने पद हो गए, ये 4 पद हो गए। तो समानुपात में क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात प्रथम पद और अंतिम पदों का गुणनफल जो होगा द्वितीय पद और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर होगा। या उसको हम सरल शब्दों में याद रखें कि मध्य पद का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसका आप गुणा कर सकते हैं, बाह्य पद क्या हो गया हमारा 1 और ये क्या हो गया हमारा x, है ना। तो 1 × x बराबर क्या हो गया, ये x, और मध्य पद हमारे क्या हो गए 2 और 10। तो 2 का गुणा जब 10 के साथ में करेंगे तो 10 दूनी 20 या 2 दाम 20। इस प्रकार से आप जो है 2 पुस्तकों का मूल्य समानुपात के द्वारा 20 रुपये बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको हल कर लेना है इसको, है ना, ठीक है। अब आ गया समझ में, ठीक है। अब तो हम तीसरा जो अनुपात बताने वाले थे आपको, विलोम समानुपाती। तीसरा समानुपात हमारा क्या हो जाएगा, विलोम समानुपाती। विलोम समानुपाती, या इसको हम बोलेंगे इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये विलोम समानुपाती, जब 2 राशियां इस प्रकार से आपस में संबंधित हो कि एक राशि के बढ़ने पर उससे संबंधित दूसरी राशि घटती हो, एक राशि के बढ़ने पर उससे संबंधित दूसरी राशि कैसी हो, घटती हो, या दूसरी राशि के बढ़ने पर या दूसरी राशि के घटने पर उससे संबंधित दूसरी राशि बढ़ती हो, तो ऐसे समानुपात को जो है हम विलोम समानुपाती कहते हैं। कौन सा समानुपाती कहेंगे, विलोम समानुपाती।
जैसे आप मजदूरों की संख्या और कामों की संख्या, है ना, जैसे आपका एक काम है, यदि उसको कोई मजदूर काम कर रहा है, हाँ ठीक है ना, तो मजदूरों की संख्या पर निर्भर करेगा कि काम कितनी जल्दी खत्म होगा और कितनी देर से खत्म होगा। ठीक है, तो जैसे किसी काम को 5 मजदूर 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, 5 मजदूर 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो उसी काम को 10 मजदूर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मजदूरों की संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो दिनों की संख्या हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। यदि मजदूरों की संख्या को हम कम कर रहे हैं तो दिनों की संख्या हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। तो ये इस प्रकार के जो समानुपात हैं, ये कौन से समानुपात कहलाएंगे? हमारे विलोम समानुपाती। विलोम समानुपाती में एक राशि के बढ़ने पर उससे संबंधित दूसरी राशि घटती है और एक राशि के बढ़ने पर उससे संबंधित दूसरी राशि घटती है, या एक राशि के घटने पर उससे संबंधित दूसरी राशि बढ़ती है। तो ऐसे समानुपात को जो है हम विलोम समानुपाती कहेंगे। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया विलोम समानुपाती। और चौथा प्रकार है हमारा मिश्र समानुपाती या कंपाउंड प्रपोर्शन। चौथा समानुपाती हमारा क्या हो गया? मिश्र समानुपाती। मिश्र समानुपाती या इसको हम बोलेंगे कंपाउंड प्रपोर्शन। कंपाउंड प्रपोर्शन, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसे समानुपात जहाँ 2 या 2 से अधिक अनुपात होते हैं तो उसको हम कौन सा समानुपाती कहेंगे? मिश्र समानुपाती कहेंगे। तो 2 या 2 से अधिक समानुपात हो या 2 से अधिक अनुपात हो तो उसको हम कौन सा समानुपात कहेंगे? मिश्र समानुपात कहेंगे। ठीक है, जैसे आपके काम मजदूर और दिनों की संख्या और उसके साथ साथ यदि हम घंटों की संख्या भी जोड़ दें तो वो कहलाता है हमारा मिश्र समानुपाती, है ना। कि 5 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 10 दिनों में काम समाप्त करते हैं, तो 10 मजदूर 8 घंटे काम करके उसको कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ऐसे सवाल जो रहते हैं ये कौन से समानुपाती में आते हैं? मिश्र समानुपाती में आते हैं। और मिश्र समानुपाती के सवालों को हल करने के लिए मैं एक सरल तरीका बताता हूँ आपको कि उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं वो लिख लेंगे आप लोग। M1D1 H1 अपान W1 बराबर M2D2 H2 अपान W2। ठीक है, तो इस फार्मूले के द्वारा जो है आप मिश्र समानुपाती को बहुत सरल तरीके से हल कर सकते हैं, है ना। M1D1 H1 अपान W1 बराबर M2D2 H2 अपान W2। ठीक है, जहाँ पे M1 आपके प्रथम व्यक्तियों की संख्या या प्रथम आदमियों की संख्या, D1 क्या हो गया? प्रथम दिनों की संख्या, H1 क्या हो गया? प्रथम घंटों की संख्या, W1 क्या हो गया? आपका प्रथम कार्य, है ना। इसी प्रकार से आपका जो M2 हो जाएगा, M2 द्वितीय आदमियों की संख्या है, द्वितीय व्यक्तियों की संख्या, D2 आपका क्या हो जाएगा? ये द्वितीय दिनों की संख्या, और H2 क्या हो जाएगा? द्वितीय घंटों की संख्या, W2 क्या हो जाएगा? आपका द्वितीय कार्य, है ना। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले के द्वारा जो है मिश्र समानुपाती बहुत सरल तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, विलोम समानुपाती का बतलाया ना मैंने आपको। विलोम समानुपाती मजदूर और दिनों की संख्या, जैसे जैसे आप मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या क्या होगी? कम होते जाएगी। दिनों की संख्या क्या होती जाएगी? कम होते जाएगी। अगर दिनों की संख्या जैसे जैसे आप कम करेंगे, मजदूरों की संख्या जैसे जैसे कम करेंगे तो दिनों की संख्या क्या होगी? बढ़ते जाएगी, है ना। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं इनके। ठीक है, अब इनसे संबंधित मैं अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ कि मैंने अभी आपको बतलाया था अनुपात हमेशा 2 सजातीय राशियों के बीच में होता है। कैसी राशियों के बीच में होता है?
दो सजातीय राशियां, मतलब एक ही जात की हो, एक ही समान की राशियां हो, ठीक है ना। तो अनुपात हमेशा दो सजातीय राशियों के बीच में होता है। जैसे आपके लिए अगर मैं बोल दूं कि 10 रुपए और 10 पैसे का क्या अनुपात होगा, 10 रुपए और 10 पैसे का क्या अनुपात होगा, तो रुपए और पैसे क्या ये एक ही सजातीय राशियां है? क्वेश्चन आपका कि यदि 10 रुपए तथा 10 पैसे का अनुपात, 10 पैसे का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 10 रुपए तथा 10 पैसे का अनुपात क्या होगा, तो क्या ये एक जैसी राशियां हैं क्या? एक रुपए, एक मुद्रा का नाम रुपए, दूसरी मुद्रा का नाम पैसे है, तो हम उनको एक ही मुद्रा में बदल लेंगे, एक ही पैसे में बदल लेंगे। चाहे रुपए को पैसे में बदल लो या फिर पैसे को रुपए में बदल लो। तो हम 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, है ना। तो 10 रुपए में कितने पैसे होंगे? 1000 होंगे ना। 10 गुणित 100 कर देंगे, है ना। तो हम सबसे पहले 10 रुपए को जो है हम काय में बदल लेंगे? पैसे में बदल लेंगे। तो 10 गुणित 100 बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा 1000 पैसे, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि 10 रुपया तथा 10 पैसे का अनुपात। अब हम क्या करेंगे? 10 रुपए को काय में बदल लिए हमने? 1000 पैसे में। अब हम 1000 पैसे अनुपात 10 पैसे, तो 1000/10, ठीक है। या इसको हम क्या करेंगे? 1000 अनुपात 10 को हम लिख सकते हैं 1000/10। 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या हमारे पास में? 100/1 या 100 अनुपात 1, 100/1, या इसको हम लिखेंगे 100 अनुपात 1, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका 10 रुपए तथा 10 पैसे का जो अनुपात होगा ये कितना आ जाएगा हमारा? 100 अनुपात 1, ठीक है। तो ऐसे आपको हल करते चलना है ना। यदि इससे हटके थोड़े और दूसरे क्वेश्चन देखें, हाँ उतार रहे हो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 1000 को अनुपात में बांटिए। हाँ चालू कर दो, चालू हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि 1000 को 7:3 के अनुपात में बांटिए, ठीक है। यानी 1000 को जो है ऐसे दो भागों में बांटना है कि एक का दोनों भागों का अनुपात क्या हो जाए? 7:3 हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमारे पास में जो अनुपात दिया है 7:3, ठीक है। तो हम इसको मान लें कि ये 7 जो है इसके दो भाग हो गए 7x और 3x, ठीक है ना। हम क्या मान लेंगे? 7x और 3x, है ना, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो अनुपात हो गया, पहला भाग क्या हो गया? इसको इस प्रकार से मान लें कि प्रथम भाग हमारा क्या है? 7x है, ठीक है। अनुपात जो दिया है आपको उसी मानना है। प्रथम भाग हमारा क्या हो गया? 7x हो गया। द्वितीय भाग हम मान लेंगे, द्वितीय अनुपात हमारा क्या दिया है? 3, है ना। 7:3 मतलब द्वितीय क्या है हमारा? 3। तो द्वितीय भाग हमारा क्या हो जाएगा? 3x, ठीक है। अब ये हमने कितने को बांटा है? 1000 को बांट रहे हैं दो भागों में, तो दोनों भागों का योगफल कितना होना चाहिए?
1000 होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। 7x धन 3x बराबर हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 1000 के बराबर होना चाहिए कि नहीं। दोनों भागों का योगफल किसके बराबर होना चाहिए, 1000 के बराबर होना चाहिए। अब 7x धन 3x बराबर कितना हो गया, ये 10x किसके बराबर हो जाएगा, ये 1000 के, है ना। तो x बराबर हम निकाल लेंगे, 10 का इधर हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 1000/10 ये आ गया, 1000/10। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, बचा क्या हमारे पास में, x बराबर 100, x बराबर 100 निकल गया। अब आपने प्रथम भाग क्या माने थे, 7x, तो प्रथम भाग में आप x की वैल्यू रख देंगे। तो 7x प्रथम भाग हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम भाग बराबर 7x, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू रख दिए, x का मान निकला 100 बराबर ये कितना हो गया, 700। कितना निकल गया, 700 निकल गया प्रथम भाग। द्वितीय भाग हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय भाग हमारा हो जाएगा 3x है, तो 3 गुणित 100 बराबर कितना निकल गया, ये 300। ठीक है, तो 1000 को जो हमने 7:3 के अनुपात में बांटेंगे, तो प्रथम भाग हमारा कितना होगा, 700 होगा, और द्वितीय भाग हमारा कितना होगा, तो 300 होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको अनुपात जो दिया है उसी को आपको मानना है, जो अनुपात दिया है उसी को आपको क्या करना है कि प्रथम भाग और द्वितीय भाग मानना है। प्रथम भाग हम 7x मान लेंगे, द्वितीय भाग हम 3x मान लेंगे, और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 1000 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से 7x धन 3x को जोड़कर हम जो लिखेंगे वो हमारा 10x आ जाएगा। 10x बराबर हमारा कितना हो गया, 1000 हो गया, है ना। तो x बराबर हमारा 1000/10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास में, x बराबर 100, और प्रथम भाग हमने 7x माने थे, इसलिए वहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे। तो 7 गुणित 100 बराबर वो 700 हो जाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय भाग हमारा क्या हो जाएगा, 3x, तो 3 गुणित 100 बराबर 300। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम भाग 700 निकल गया, द्वितीय भाग हमारा 300 निकल गया। अब इससे थोड़े हटके अगर हम क्वेश्चन देखें, तो जैसे कि आपका द्वितीय क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यदि a/b बराबर दिया है आपको 2:3, है ना, तथा b/c बराबर दिया है 4:5, तो आपको a/b/c का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मिटा दें। आपको यहाँ पे a/b बराबर दिया है, क्वेश्चन a/b बराबर कितना है, ये दिया है आपको 2:3, तथा b/c बराबर दिया है ये आपको 4:5। 4:5 हो तो a/b/c का मान बताओ या ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 अनुपात दिए हैं, a/b और b/c, है ना। हम यहाँ लिख लेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहले जो अनुपात आपको दिए गए हैं उनको लिख लेना है। a/b बराबर हमारे को दिया है 2:3, तथा b/c बराबर कितना दिया है आपको, 4:5 दिया है। अनुपात का मतलब क्या होता है,
भाग, है ना, या भाग, या उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं भाग को। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A/B बराबर 2/3 तथा B/C बराबर 4/5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं A/B का मतलब है बराबर में दिया है, यानी A का मान कितना है यहाँ पे 2 है। A का मान कितना है यहाँ पे 2 है। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा बोलो जम के। A का मान कितना है 2, B का मान कितना है 3 तथा द्वितीय अनुपात में हमको देख रहे हैं यहाँ पे B का मान कितना है 4 और C का मान कितना है 5, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे B का मान 3 है और वाले अनुपात में B का मान कितना है 4 है। अब हम ये B के मान को हमको दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है, मतलब B का मान यहाँ 3 है तो ये भी बराबर मेरा है और यहाँ का भी जो B का मान है ये भी बराबर मेरा है। तो B का मान जो है बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी B का मान बराबर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ सिर्फ हम B में गुणा करेंगे क्या, अगर हम B में गुणा करेंगे तो इसके अनुपात में अंतर आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसके इस अनुपात के दोनों पदों में हम 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे A/B बराबर 2/3 गुणित 4/4 ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना आ सके, ठीक है, ताकि इसका मान अपरिवर्तित रहे। इसी प्रकार से तथा B/C बराबर है 4/5, तो 4 में 3 का गुणा करना है तो इसके अंश और हर में भी हम 3 का गुणा कर देंगे। तो ये इस प्रकार 4/5 है, हाँ 4/5 है ना। तो इसमें 3 का हमको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको A/B के रूप में लिख दिए तो ये हमारा 2 चौके 8, 3 चौके 12 तथा B/C बराबर क्या हो गया, ये हमारा 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब यहाँ देख रहे हैं A का मान 8 है, B का मान कितना है 12 है, द्वितीय अनुपात में B का मान भी 12 है और C का मान कितना है 15 है। यानी ये कैसी राशियां हो गई, वितत समानुपाती राशियां हो गई, है ना, कि A अनुपात B तथा B अनुपात C आपस में बराबर हो तो ऐसे समानुपाती को हम क्या कहते हैं, वितत समानुपाती राशियां कहलाती हैं ये राशियां, ठीक है। तो यहाँ हम ये इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A का मान हो गया कितना 8, B का मान कितना हो गया, B का मान 12 और C का मान कितना हो गया, ये हमारा 15। तो ये इस प्रकार से A अनुपात B अनुपात C राशियां आपकी बराबर आ जाएंगी, ठीक है। यानी A अनुपात B अनुपात C का मान निकाल लिया आपने 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ठीक है। तो ये कौन सी समानुपाती राशियां हो गई, वितत समानुपाती राशियां हो गई, क्योंकि प्रथम और द्वितीय राशि का अनुपात द्वितीय और तृतीय राशि के अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो ऐसी राशियों को क्या कहलाएंगी, हमारी वितत समानुपाती राशियां कहलाएंगी, है ना। समझ में आ गया।